दोस्तों, आपने डंकी मूवी तो देखी ही होगी जिसमें शाहरुख खान मेन हीरो है। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे लोग लंदन जाने का सपना देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उन्हें लगता है कि लंदन में बहुत सारे लोग शानदार तरीके से जीवन जीते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इस पूरी जर्नी में शाहरुख खान जो हीरो है इस मूवी के, वे अपने दोस्तों को लंदन पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। बट वहां पहुंचने के बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। कुछ कुछ को तो सर्वाइवल्स के लिए बेघर बनना पड़ता है और भी इस प्रकार के उन्हें काम करना पड़ता है। अभी सेम सिचुएशन कनाडा में देखी जा रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इंडियंस वेटर के जॉब के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपनी इंडिया के स्टूडेंट्स जो कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है ये माइंड को लेकर चलते हैं, तो उन्हें ग्राउंड रियलिटी ज़रूर देखनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लिविंग कंडीशन इज़ देयर। बट कुछ लोग इसे डिफेंड भी कर रहे हैं। वे कहते हैं ये कनाडा का कल्चर है, वहाँ स्टूडेंट्स वेटर का पार्ट टाइम जॉब अपने फाइनेंशियली सपोर्ट्स के लिए करते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हो। अपने इंडिया के जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हें साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये जो कमेटी है वो डब्ल्यू एच ओ की ही 6 में से 1 गवर्निंग बॉडी है। इसके अंदर 11 मेंबर स्टेट्स आते हैं जो इस कमेटी के साथ कंटिन्यू हेल्थ क्राइसिस और डेमोग्राफिक चैलेंजेस पर काम करते हैं। आप इस मैप में इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये सब देख सकते हो। जेपी नड्डा हमारे हेल्थ मिनिस्टर साउथ ईस्ट एशिया के 77 सेशन में कहते हैं कि हेल्थ की समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती है, वे हमेशा बॉर्डर क्रॉस करती है। इसीलिए हॉलिस्टिक एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है। इस सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में एक स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ये स्कीम पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। ये इनिशिएटिव 120 मिलियन के ऊपर फैमिलीज़ को हेल्थ कवर करती है, जो यूएसडी का 6000 पर फैमिली है। इस स्कीम के तहत यूएन के बारे में भी बात कही है। ये यूएन इम्यूनाइजेशन कवरेज स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट को एनहांस करता है और अपने वैक्सीन के एक्सेस को रीजन के पास पहुंचाने के लिए इसे इम्प्रूव करता है। अभी हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म पर डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने का कारण ये है कि अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो जेपी धनखड़ है, उन्होंने अभी हाल ही में जुडिशरी के बारे में ये बात कही है कि वो बता रहे हैं कि कैसे जुडिशियल और रीच कर रही है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज़म होता क्या है और ये कहाँ से निकल कर इसकी कंसेप्ट आई है। जुडिशियल एक्टिविज़म वहाँ पे रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है जब सिटीजन्स के राइट के बारे में उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तब जाके जुडिशियल एक्टिविज़म वहाँ पे काम करता है। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भी इस समस्या को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तब इसे सामने निकल कर आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का मेन टूल यही है जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं। हमारे कंट्री में सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देने में जुडिशियल एक्टिविज़म ने बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते आया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में बात कही है। इस जुडिशियल एक्टिविज़म ने संविधान का एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है। वे हमेशा गवर्नमेंट की एक्शन पर वॉच रखते हैं। वे देखते हैं अगर किसी जगह सिटीजन के साथ कहीं पर कुछ गलत हो रहा है और गवर्नमेंट उस सिचुएशन में कुछ नहीं करती है, तो वे गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं एक्शन लेने के लिए टू एड्रेस इन एक्शन और उन्हें संवैधानिक ड्यूटी को निभाने के लिए कहते हैं। पब्लिक के हित में अपने अपने खुद के रिकॉर्ड पर उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की भी पावर उनके पास है। इस जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है?
हमारे संविधान में इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़ के बारे में बात कही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहते हैं। अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को बड़े सोच समझकर और अपनी लॉन्ग रिसर्च कर कर इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। यह आर्टिकल हमारे देश के नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के समस्या को लेकर अप्रोच करने का अधिकार देता है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम PIL कहते हैं, इसके तहत हमारे अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम इस आर्टिकल का यूज़ करके PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। हमारे देश में PIL का यूज़ जुडिशियल एक्टिविज़म में बहुत बार किया गया है, सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस को जस्टिस दिलाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। क्या आपने भी कभी PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है? आप खुद के अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी और दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन पर भी आप सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकते हैं। जैसा हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें इस टूल के बारे में आज भी पता नहीं है, इसलिए आप उनके बिहाफ में भी उनके प्रॉब्लम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकते हो। आर्टिकल 21 इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल को बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है और उसी में कुछ एडिशन भी किया गया है, लाइक डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ। और आर्टिकल 142 इसी बारे में बात कहता है। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कोई भी नेसेसरी ऑर्डर देने के लिए कंप्लीट जस्टिस को माइंड में रखते हुए। विशाखा केस वर्सेस राजस्थान 1997, इस केस में वुमेन्स को जो सेक्सुअल हरासमेंट होती थी एट वर्क प्लेस, उसे लेकर 2013 में इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। अब रियलिटी में मुद्दा चला क्या आ रहा है। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स की कंसेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में नहीं आएगी और एग्जीक्यूटिव को भी लेजिस्लेचर के बीच में नहीं आना है, और जुडिशियरी भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और ये तीनों बॉडी में से किसी ने भी उनके काम में इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इसी को लेकर धनखड़ साहब, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वे पब्लिक को अवेयर कराते हैं कि जुडिशियल ओवर रीच कर रही है। अब इस स्कीम के ऊपर आते हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2.0। ये स्कीम 6 ग्रुप पर फोकस करेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिग वर्कर्स, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को रिप्लेस कर 2013 में इसे लाया गया। 2016 में इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम दिया गया, और ये मेन फोकस करता है ऑर्गेनाइज्ड अर्बन पुअर के ऊपर, टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ये स्कीम के तहत इन्हें आसान तरीके से क्रेडिट दिया जाता है ताकि वे अपना खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इस मिशन के तहत उन्हें शेल्टर भी दिया जाता है।